हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्म में हम लोगों ने मोलैरिटी के 2 क्वेश्चन किए थे, मोलैरिटी का एक और मोलैलिटी का एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। और फिर सॉल्युबिलिटी समझी थी, फिर इंटेक्स क्वेश्चन 5 बच गए थे, वो हम आज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पांचों को क्वेश्चन कर लेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करने के बाद हम फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स भी पढ़ लेंगे, जैसे बेसिक इससे पहले पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, आपने फर्स्ट सेकंड क्लास नहीं ली है, ठीक है, तो वो भी साथ में कवर हो जाएंगे कि वो जो बेसिक क्लास सॉल्यूट सॉल्वेंट ये सब जो था, या गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, ये सब जो टर्म्स हमने यूज किए थे वो कहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक है। उन से रिलेटेड जो लॉ हैं वो भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं पांचों, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ, ये क्या है, बेंजीन। इसको क्या नाम देंगे, बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन, ठीक है। एंड CCl4, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन 4 क्लोराइड है, कार्बन टेट्रा। क्योंकि अब इनके नाम याद रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना आपका कर्तव्य है, और अगर वो नहीं याद कर पा रहे हैं तो फिर केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, ठीक है। C6 H6 मतलब बेंजीन, और CCl4, इनका मास परसेंटेज निकालना। हमारे पास क्या है, 22 ग्राम ऑफ C6H6 है एंड डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन को हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिक्स किया है, ठीक है। बेंजीन क्या है, हमारा नॉन पोलर है, और क्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर है, ठीक है। इनका कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। बेंजीन कैसे बनती है, ऐसे बनती है, और ये ऐसे बनता, सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसे बनता है, Cl 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 और Cl ऐसे बनेगा। तो इसका भी कोई म्यू इज इक्वल टू 0 है, इसका भी म्यू इज इक्वल टू 0 है। जब दोनों का म्यू इज इक्वल टू 0 है तो मतलब दोनों ही, जो कल एक टर्म हमने पढ़ा था लाइक डिजॉल्व लाइक, तो उस तरह का है मामला, ठीक है। तो बेंजीन भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, दोनों मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद जो हमारे पास बेंजीन है C6H6, ये कितना है, 22 ग्राम है। CCl4 कितना है, ये हमारे पास 122 ग्राम है। हमें चाहिए मास परसेंट ऑफ, मास परसेंट ऑफ C6H6। इसके लिए क्या कहेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ आ कंपोनेंट था, ठीक है, आ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 22 ग्राम, 22 अपॉन 22 प्लस 122, ठीक है। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और इन सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही, तो यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 22 अपॉन 144 इंटू 100, 272, 11/7, 1/6 के आसपास, 1/6 इंटू 100, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये 15 पॉइंट समथिंग परसेंटेज होगा। अगर हम बात करेंगे मास परसेंट ऑफ CCl4, ये किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ अ कंपोनेंट, हमें यहाँ CCl4 का चाहिए, तो कितना, 122 अपॉन ये प्लस ये 144 इंटू 100, तो ये लगभग बराबर ही है।
तो 0.84% के आसपास आ जाएगा, 84% के आसपास आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करने पर 100% आ जाना चाहिए, ये इसका है। तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें कैलकुलेट करना था मास परसेंट किसका, इसका भी और इसका भी। मास परसेंट निकालने के लिए हमें जिस का मास परसेंट निकालना है उसका ऊपर मास रखेंगे, और अपॉन में जितने भी हमारे पास कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उनका मास रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना। मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का, इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें 30% बाय मास है इन CCl4। मतलब हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, सॉरी, C6H6 का निकालना है। ठीक है, C6H6 मतलब हमारे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के क्या फॉर्मूला होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6, जिसके साथ हमने एक और कंपोनेंट है, मतलब ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो ये भी N ऑफ CCl4। इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि जो ये है, ये C6H6 इज इक्वल टू 30% बाय मास है। तो 30% बाय मास मतलब 30/100, मतलब कहने का कि जो बेंजीन है वो हमारा 30 ग्राम। ठीक है, बेंजीन हमारा 30 ग्राम है, और जो ऑल कंपोनेंट्स हैं वो 100 ग्राम है। ऑल कंपोनेंट में क्या है, बेंजीन प्लस CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, 100 माइनस 30 ग्राम इज इक्वल टू 70 ग्राम हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। हमें बेंजीन का चाहिए, तो हम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है, एन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है, यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा 72 प्लस 6, 78 हो जाएगा। तो 30/78 इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अब हमको इसका भी नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 70 बाय, और CCl4 का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कार्बन 1 है 12, और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन क्लोरीन सबको पता होगा 35 के आसपास है, तो 35 × 4 कर देंगे, तो 140 प्लस 12, तो 162 के आसपास हो जाएगा, 162। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, ये हमने इसका निकाला है, ये इसका मोलर मास निकाला है। तो 30/78 अपॉन 30/78 प्लस 70/162, ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो 30 डिवाइडेड बाय 78 कितना हो जाएगा, 0.38 के आसपास आ जाएगा, 0.38, और ये भी 0.38 होगा। और अगर ये 0.38 है, वैसे भी अगर हम ये नहीं निकालते हैं, तो ये हमने 0.38 निकाल लिया, तो ये 1 माइनस 0.38 कर देंगे। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, उसको हम करेंगे 70,
0.62 हो जाएगा, 0.62 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। तो ये किसके आसपास आ जाएगा, 0.38 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। कुछ गलत तो नहीं किया, 78 के आसपास। ओहो, एक मिनट देख लेते हैं। ये हो गया 30/78, 0.38 आ गया। 70/153, ये हम लोगों ने गलत किया, ये 153 के आसपास होगा। ट्वेल्व इंटू 35.4 ले लिया है, 35.4 ले लिया है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 पॉइंट समथिंग के आसपास है, 153.8 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 153.8 के आसपास हम इसको करेंगे। इसके बाद मोल फ्रैक्शन हमारा ऑलमोस्ट 1.3, फिर इसका आ जाएगा 0.45 आ जाएगा, इसका 0.45 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.45 के 0.45 के आसपास। ठीक है, 0.45 के आसपास। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, एक्यूरेट लेके चलेंगे या फिर अज्यूम करके चलेंगे, एक दो डिजिट हटाएंगे तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन में गलती आ रही थी वो ये थी कि हम लोगों ने जो मोल फ्रैक्शन निकाला था, मोल फ्रैक्शन में कभी माइनस नहीं करेंगे। जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, नंबर ऑफ मोल्स हम अलग अलग निकालेंगे दोनों कंपोनेंट का, C6H6 का और CCl4 का। ठीक है, इसका कितना आया था, इसका कितना आया था 0.38 के आसपास, और इसको 0.45 के आसपास। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 निकालना था, तो 0.38 अपॉन 0.38 प्लस 0.45 करना था, और अगर ये 0.45 के आसपास रहता। ठीक है, अगर हमको CCl4 का निकालना है तो यहाँ पे हम 1 माइनस 0.45 कर देंगे, वहां पे नहीं करना होता। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में नहीं करना होता, वो मेरे दिमाग से निकल गया। ये है क्या, मोल फ्रैक्शन में 1 से माइनस कर देंगे तो 0.55 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब दोनों में ही मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। पहले में हमको 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट दे रखा है, 6H2O है, 4.3
एल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम कैलकुलेट करेंगे तभी तो हम मतलब हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M इज इक्वल टू N अपॉन V, ठीक है। यही है, V कहाँ होगा, लीटर में होगा, किस में होगा, लीटर में होगा। तो N की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO कोबाल्ट NO3 होल ट्वाइस, ठीक है। इसका साथ में 6H2O है, तो इसका तो 18 होता है, 6 इंटू 18 ये हो जाएगा। साथ में हम कोबाल्ट नाइट्रेट का पता करेंगे, तो कोबाल्ट कितना होता है, 58.9 होता है, फिर लेकिन उसका एक ही अमाउंट, एक ही एटम है, तो 58.9 इंटू 1 हो जाएगा, और साथ में N है, इसको प्लस करेंगे, N कितना होता है, 14 होता है, 14 इंटू 2, साथ में ये O 16 होता है, 16 इंटू 5, ये सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। सबको ऐड करने के बाद एक मिनट कैलकुलेट कर, कोबाल्ट का 58.9 इंटू 1, 6 इंटू 18, 108 के आसपास आ जाएगा, और नाइट्रेट का 24 के आसपास आ जाएगा, इसका 124 के आसपास आ जाएगा, और इसका 108 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो 58.9 प्लस 124 प्लस 108, ठीक है, 108 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका जो ओवरऑल बन जाएगा 291 बन जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 291, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें, 4.3 लीटर में दे रखा, 4.3 लीटर में दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो हम लीटर में ml में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 291 इंटू 4.3, तो ये हमारा आ जाएगा मोलैरिटी। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑलमोस्ट 0.02 के आसपास आ जाएगा, 0.02 मोलर के आसपास, ठीक है। इसको ऐसे करके यहाँ भर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे 30 ग्राम था, ठीक है, 30 ग्राम था कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, ठीक है। तो उसमें हमने 30 ग्राम जो कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट है उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद उसको वॉल्यूम जो 4.3 लीटर दे रखा था उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे भी मोलैरिटी चाहिए, कैपिटल M इज इक्वल टू N अपॉन V चाहिए, V किस में होगा, लीटर में होगा, लेकिन 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted in 500 ml, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, 30 ml है of 0.5 molar H2SO4 diluted in 100 ml of 100 ml, ठीक है। तो वाटर ही होगा, ये है हमारा V1, ये है हमारा M1, कैपिटल M दे रखा है तो मोलैरिटी ही होगी, और ये है हमारा V2, ठीक है। तो हम जब इसको इसमें डाइल्यूट कर देंगे, मतलब हमारे पास कुछ सब्सटेंस था उसका मोलैरिटी M1 थी, ठीक है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 था, इसमें हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया, जब हमने इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया तो हमारी
मोलैरिटी क्या हो जाएगी, M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी अगर हमने वॉल्यूम V2 कर दिया, मतलब जो भी हमारे पास वॉल्यूम था उसमें हमने एड ऑन कर दिया वाटर को या उसको डाइल्यूट कर दिया, तो अब उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, देखिए ये सब जब हो रहा होगा तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 है इन सॉल्यूशन वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे n मोल्स H2SO, मतलब ये कह सकते हैं जैसे हमने 100 पार्टिकल्स ऑफ H2SO4 ले लिए, H2SO4 100 थे, ठीक है, तब इसकी मोलैरिटी 1 थी और वॉल्यूम V1 था। अब हमने इसमें वाटर ऐड किया, वाटर ऐड किया 500 ml, वाटर जब हमने ऐड किया तब हमने ये देखा कि ये जो H2SO4 है ये तो कुछ बढ़ घट नहीं रहा है। जब H2SO4 का अमाउंट बढ़ घट नहीं रहा है तो H2SO4 यहाँ पे भी बराबर ही होगा, ठीक है, H2SO4 यहाँ पे भी बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2SO4 के पार्टिकल्स तो कितने होंगे, 100 ही होंगे, और लेकिन मोलैरिटी में फर्क आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम में फर्क आया है। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आई। अब हम ये समझ चुके हैं कि अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं या कंसंट्रेटेड करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे N1 इज इक्वल टू N2। दोनों कंडीशन में हमारे पास N1 N2 के बराबर है, और हमारा फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल टू N अपॉन V। ठीक है, तो जो ये टर्म है वो कैसे हो जाएगा, एम वी इज इक्वल टू एन के बराबर हो जाएगा, एम वी इज इक्वल टू एन के बराबर हो जाएगा। तो हमें V1 दिया है, M1 दिया है, हमें V1 दिया है, N1 दिया है, ठीक है, और हमें V2 दिया है और हमें क्या चाहिए, M2 चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ solution if 30 ml of 0.5 ml H2SO4 diluted in 500 ml, ठीक है, डाइल्यूटेड इन 500 ml, उसको डाइल्यूट कर दिया गया। तो M1 हमारे पास है 0.5 मोल पर लीटर, ये है 30 ml, 30 ml है, हमको लीटर में चाहिए, तो 1000 डिवाइडेड बाय 30 लीटर में आ गया। M2 हमें फाइंड आउट करना है, V क्या है, V2 क्या है, 1000 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये जीरो चला गया। अब M2 इज इक्वल टू कितना आ गया, M2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 50/3, ये आ गया 25/3 आ गया, तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, जो कुछ ज्यादा नहीं आ गया, सही किया हमने। 1000 नहीं नहीं ज्यादा आ गया, इसको ऐसे नहीं करते हैं। M1 कितना था, पहले वैल्यू रख लेते हैं, M2 निकालना है, तो M2 इज इक्वल टू वी M1 V1 अपॉन V2, ठीक है, M1 कितना है 0.5, V1 कितना है 30 ml, 0.5 इंटू 30, अब ठीक रहेगा। V2 कितना है 500, ठीक है, तो ये से ये कैंसिल, इसको ऐसे हटा देंगे, तो यहाँ एक और जीरो आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, डबल जीरो, तो 0.03 ये आएगा, 0.03 आएगा, ठीक है, वैसे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, क्या हमने काट दिया था, ठीक है, तो ये है इसका आंसर 0.03 मोलर। पहले वाले का कितना है 0.02 मोलर और दूसरे वाले का 0.03 मोलर। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे।
होप सो ये समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है mass of urea required in making of 0.25 2.5 kg of 0.25 मोलल aqueous solution। स्मॉल m मतलब मोलल। हमको स्मॉल m गिवन है। स्मॉल m मतलब मोलैलिटी। 0.25 मोलल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो यूरिया है वो 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 1 kg। ये कितना होता है? मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, और वो किस में होता है? केजी में होता है। तो इसका मतलब ये हो गया 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया डिजोल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो मास ऑफ यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब तो ये लिख लिया। तो स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलर मास यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है, N 2 है, 14 इंटू 2 28, कार्बन एक है 12, ऑक्सीजन 16 प्लस 4 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मास ऑफ ये चाहिए, मास ऑफ यूरिया चाहिए, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। मास कितना है? 0.25 मोलैलिटी है, इनटू मोलर मास कितना है? 60 ग्राम पर मोल है, और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है, सॉरी 1 kg है। वॉल्यूम नहीं होगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट होगा। ठीक है, सॉल्वेंट होगा। अरे यही सॉल्यूट सॉल्वेंट 1 kg है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर आ जाएगा? ये 15 ग्राम के आसपास आ जाएगा। 15 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ये हमारा 1 kg सॉल्वेंट में आया। हमें क्या चाहिए? मास ऑफ यूरिया इन 2.5 kg सॉल्वेंट चाहिए। तो हम इसको 15 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 15 ग्राम होगा। उसमें कुछ वाटर का अमाउंट भी होगा। अब हमने वाटर को क्या ले लिया है? इसको पहले हटाएंगे। वाटर हमने यहाँ जो लिया था 1 kg 1000 ग्राम के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम हमारे पास वाटर है, 1 लीटर को 1 ग्राम मान लिया, डेंसिटी 1 मानी है तो, और ये 15 ग्राम होगा, तो 1015 ग्राम हो जाएगा ये पूरा मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें जो मास ऑफ यूरिया की जरूरत है, मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास ऑफ
solute upon mass of solution into जो गिवन 2.5 kg है, तो ये कितना हो जाएगा 15/1015 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 36 या 37 ग्राम के आसपास। ये रहा हमारा क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से कर लेते हैं। कैलकुलेट करना हमें मास ऑफ यूरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। हमको गिवन क्या है, मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी गिवन है तो हम ये पता कर सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट 1 kg में कितना होगा, ठीक है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.25 मोलर, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 0.25 मोल यूरिया के प्रेजेंट हैं इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जब हमने ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट किया, तो मतलब ये गिवन है हमें, तो हम मास ऑफ क्या निकाल लेंगे, यूरिया निकाल लेंगे। हमने फॉर्मूला को चेंज कर दिया, एन को क्या लिख दिया, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमने ये वाला मास निकालने के लिए एम, ये क्या है, स्मॉल एम इंटू मोलैलिटी इंटू मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कर दिया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कर दिया, ये हमारा 15 ग्राम के आसपास आ गया, ठीक है। 15 ग्राम के आसपास जब हमारा क्या आ गया, मास ऑफ यूरिया आ गया। ये कब है, जब जब हमारा सॉल्वेंट 1 kg था। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, वाटर कितना है 100 ग्राम 1000 ग्राम, ये वाटर का है और ये यूरिया का है। तो हमारे पास जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है वो है 1015 ग्राम, ठीक है। अब मास ऑफ यूरिया हमें पता करना है 2.5 kg में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ यूरिया हमने निकालना है किस में, 2.5 kg में, तो ये हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा जो हमने कैलकुलेट किया है 0.25 से, तो वो 15 ग्राम के आसपास आया और ये 1015 ग्राम के आसपास आया सॉल्यूशन। तो इसमें जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ यूरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मास बाय मास का रेशियो है, ऊपर सॉल्यूट है नीचे सॉल्वेंट है। होप सो इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई करें तो मास ऑफ यूरिया हमारे पास 37 ग्राम के आसपास आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक साथ 3 क्वेश्चन है, तो इस तीनों क्वेश्चन को हम एक साथ करेंगे तो ऊपर वाला रब करना पड़ेगा। तो होप सो नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कैलकुलेट करना है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, जिसकी डेंसिटी, इफ डेंसिटी ऑफ 20% बाय मास एक्वस के आई, 20% बाय मास है एक्वस के आई इज 1.202 ग्राम पर लीटर। तो हमारी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.202 ग्राम पर लीटर। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1.202 मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, या 1 लीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 20 के आई इज इक्वल टू 20% बाय मास है। तो के आई क्या हो जाएगा, के आई इज इक्वल टू
20 ग्राम, ठीक है। और जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। हमें मास ऑफ के आई पता चल गया इससे, और मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता चल गई। ठीक है, तो इसको हम ऊपर वाले को एक बार रब कर देते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमने पहली चीज जो फाइंड आउट कर ली, मास ऑफ के आई 20 ग्राम, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम, ठीक है। और हमें डेंसिटी गिवन है 1.202 ग्राम पर लीटर, ठीक है। पहला हमें फाइंड आउट करना है, जो हमारा ए है वो क्या है, मोलैलिटी, एन अपॉन वी, ये किसका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई के लिए हम क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। एन इज इक्वल टू, मास कितना है 20 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, पोटेशियम का कितना होता है मोलर मास 40 के आसपास, और आयोडीन का होता है 126 के आसपास, ठीक है। 40 प्लस 126 के आसपास, इसको 39 मानते हैं, 39, हाँ, इसको 39 प्लस 127 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका सॉरी, हाँ, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 6, 166, 20 डिवाइडेड बाय 166 हो गया, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ गया, 10 बाय 8, 10 डिवाइडेड बाय 83, तो 0.12, 0.12 आ गया, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए, किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, ठीक है। ठीक है, और ये सॉल्वेंट हमारा वाटर ही है, ध्यान रखना है। नहीं तो सॉल्वेंट अगर अननोन मान लेंगे तो फिर हम मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे, तो सॉल्वेंट यहाँ हर जगह वाटर ही ले रहे हैं। तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए 1.202, ठीक है। तो मास हमारा कितना है 80 प्लस 20, ये है हमारा 100, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, 1.202, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1.202, तो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 0.12 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइडेड बाय 0.12 के आसपास। तो ये ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा हमारा 1.83 ml के आसपास। नहीं, इसको क्यों ऐसे निकालें, डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, हमने वैल्यू रख ली है, इसको क्यों निकालेंगे, इसको हम 12 को ऊपर कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ऑलमोस्ट 1.45 के आसपास आ जाएगी मोलैरिटी, 1.45 के आसपास आ जाएगी, 1.45 के आसपास मोलैरिटी आ जाएगी। कुछ गलत नहीं है, एक बार देख लेते हैं। डेंसिटी से हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना था, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 था, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर दिया, 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर दे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलमोस्ट 83 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब मोलैरिटी निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या है, ये हमने अलग निकाला है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट क्यों लिखते हैं, एक मिनट, हाँ 1, ये हमने अच्छा 0 पॉइंट लिख दिया, 1.202 है। ठीक है, 1.202। अब हमने इसको ऊपर भेज दिया, 100 से डिवाइड करें तो 1.45 मोलर के आसपास हमारी मोलैरिटी आ गई, या मोल पर लीटर। ठीक है, अब हमको सेकंड जो निकालना है वो क्या है, मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, सेकंड जो है हमारा वो क्या है, मोलैलिटी, बी, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, हमेशा सॉल्यूट दिमाग में रहता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, ये तो हमने n निकाल ही लिया है, n यहाँ पे निकाल लिया है तो 0.12 रख देंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ग्राम में है, तो हम इसको केजी में कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे 80 इंटू डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो हमारा मोलैलिटी ऑलमोस्ट कितनी आ जाएगी, हमारी मोलैलिटी 1.5 मोल पर केजी आ जाएगी। ठीक है, 0.12 अपॉन 80 डिवाइडेड, हाँ ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास आ जाएगी, 1.5 मोलर के आसपास आ जाएगी। ठीक है, अब जो थर्ड है हमारा, थर्ड है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन हम दोनों के निकालेंगे, वाटर के भी निकालेंगे और KI का भी निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको थोड़ा नीचे, थर्ड है हमारा x, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। KI का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए थे, क्या है कि 0.12 के आसपास आ गए थे, और वाटर का नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू 80/18। ठीक है, क्योंकि मास अपॉन मोलर मास 80/18, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 80/18, तो ऑलमोस्ट 4.4 के आसपास आ जाए, 4.4 के आसपास आ जाए। तो यहाँ पर हम 0.12 प्लस 4.4 कर देंगे। ठीक है, 0.12 अपॉन 4.52 के आसपास, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जो हमारी मोल फ्रैक्शन आएगी KI की 0.02 के आसपास, 0.02 के आसपास, इसके आगे और डिवाइड करेंगे, मतलब आगे और 0.026 है। ठीक है, और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और चाहिए अगर, तो 1 माइनस 0.026 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4.7 9, 0.974, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है
कैलकुलेट करना था हमें मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। Ki गिवन था जिसकी डेंसिटी थी 1.02 ग्राम पर लीटर एट 20% बाय मास। Ki 20% बाय मास था, तो Ki कितना हो गया 20 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना हो गया 80 ग्राम। और डेंसिटी से हमने मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता था 100 है, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया डेंसिटी में फॉर्मूला लगा कर। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल गया। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल गया, तो हमें मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास अपॉन मोलर मास करते हैं। तो मास कितना है 20, मोलर मास है 166 के आसपास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके Ki 0.12 के आसपास आ गए। और वॉल्यूम कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 1.202, ठीक है। फिर हमें मोलैलिटी निकालना था, तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है वो वाटर है 80 ग्राम, तो 0.12 अपॉन 80, क्योंकि ग्राम में हमें केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड किया तो 1.5 मोल के आसपास आ गया। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम Ki का निकाल लेते हैं और वाटर का 1 माइनस करके निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki कितने हैं 1.2 0.12 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ Ki प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ये जब हमने किया तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki कितना है 0.026, ठीक है। और मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं तो 1 माइनस 0.026 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.97, ठीक है। तो इसमें अब कुछ ऐसा रह नहीं गया जो हमें अलग से निकालना पड़े। तो हमारी मोलैलिटी 1.5 के आसपास आई, मोलैरिटी जो है 1.45 के आसपास आई, और मोल फ्रैक्शन जो है 0.026 के आसपास। तो होप सो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिक टर्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही। थैंक यू।